F1 के लिए जज्बा में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं मेक्सिको के सबसे शानदार रेसिंग लीजेंड रॉड्रिगेज भाइयों के बारे में। वास्तव में पेड्रो और रिकार्डो रॉड्रिगेज दो नाम जो फॉर्मूला 1 इतिहास के पृष्ठभूमि में गूंजते रहते हैं। 40सों के दशक के दिल में जन्मे इन भाइयों ने केवल माता पिता ही नहीं बल्कि गति के प्रति भी एक प्यार साझा किया। पेड्रो ने एक कोमल उम्र से ही रिकार्डो की प्रतिभा की प्रशंसा की और रिकार्डो, जिन्हें एल चामाको के नाम से जाना जाता था, वे सभी क्षेत्रों में माहिर थे। 13 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चैंपियन और 15 साल के बाद एक अनुभवी कार रेसर। पेड्रो से पहले मशहूर होकर रिकार्डो मेक्सिको की आशा का दीपक और अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग में चमकता हुआ तारा था, जिसने पेड्रो को अपनी चमक में लिपटे छोड़ दिया। उनका प्रभाव केवल ट्रैक तक ही सीमित नहीं था। वे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ मिलकर मेक्सिको को वैश्विक खेल मानचित्र पर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और रिकार्डो ने कई लोगों को मुड़ा दिया। अमेरिकी फेरारी आयातक लुइजी चिनेट्टी उनमें से एक थे, जिसने रिकार्डो को उत्कृष्ट अवधि के लिए उत्तरी अमेरिकी रेसिंग टीम के साथ जोड़ा। यह सही है। ले मांस और न्यूरबर्गरिंग 1000 किलोमीटर पर पोडियम फिनिश हासिल करके उन्होंने निश्चित रूप से अपनी पहचान बनाई। और सिर्फ उनके नवंबर के उम्र में उन्होंने फेरारी की वर्क्स टीम में शामिल होकर फॉर्मूला 1 के सबसे युवा ड्राइवर बन गए। जीवन को तेजी से जीने की बात करो। बिल्कुल, लेकिन दुख की बात है, उनका वादानपूर्ति योग्य करियर 1962 में एक गैर चैंपियनशिप F1 रेस के दौरान एक दुर्घटनाग्रस्त अंत मिला। यह हानि अब भी कई लोगों के दिलों पर भारी पड़ती है। पेड्रो को शोक और अनिश्चितता के धुंध में नेविगेट करना पड़ा। अपने भाई की असमय मृत्यु के बाद रेसिंग में अपनी जगह के बारे में अनिश्चित था। हालांकि उनकी करियर में एक मोड़ आया जब उन्होंने 1967 में कूपर के साथ जुड़ा और अपने डेब्यू रेस में साउथ अफ्रीकी जीपी जीत ली, जैसे कि राख से उभरता हुआ फीनिक्स। उनकी परेशानियों को पार करने की उनकी प्रेरणा उनके 1968 में ब्रांड्स हैच प्रदर्शन में स्पष्ट थी, जहां वह पीछे से शुरू करके दूसरे स्थान पर समाप्त हुए। पेड्रो ने अपनी क्षमता का साबित करते हुए अधिक शक्तिशाली कारों के प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ भी जारी रखा। एक सच्चे बारिश के नर्तक की तरह भीगे हालातों को निपुणता से संभालते हुए, विशेष रूप से ब्रांड्स हैच 1000 किलोमीटर रेस में। चुनौतीपूर्ण स्थितियों में कार को संतुलित रखने की उनकी क्षमता का नाम लेंडरी था, जिसने उन्हें बर्न्ड रोजमायर की तरह महान खिलाड़ियों के बीच स्थान दिलाया। पेड्रो की अलगाववादिता के लिए प्रसिद्ध, उन्हें यह मान्यता थी कि दूसरे ड्राइवर्स से दूरी बनाए रखना उन्हें ट्रैक पर अपनी एज बनाए रखने में मदद करती है। उनकी निडरता और रेसिंग कौशल का आदर्श अभी भी मनाया जाता है। 1971 में एक परीक्षण सत्र के दौरान हुए दुर्घटना के बावजूद। रॉड्रिगेज भाइयों की कहानी मेक्सिको के रेस इतिहास का एकमात्र अध्याय नहीं है। यह उनके प्यारी खेल के लिए प्रतिष्ठा, जुनून और अंतिम बलिदान की एक महाकाव्यिक कथा है। उनकी विरासत सीमाओं से परे गूंजती है। यह उनके अत्यधिक प्रतिभा का साक्षी है, जो उनके देश में फॉर्मूला 1 के चेहरे को आकार देती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। सुप्रभात रेसिंग प्रशंसकों, मैं आपका मेजबान जॉर्ज वॉटसन हूं। साथ ही आपके सामर्थ्यपूर्ण और अवलोकनशील विलियम भी हैं, जो आपको हमारे प्यारे खेल के एक विशेष ऐतिहासिक टुकड़े के साथ नई सी गुरुवार की किसी एपिसोड में लेकर आ रहे हैं। F1 के लिए जज्बा। सभी को नमस्ते। आपके साथ फॉर्मूला 1 के समृद्ध इतिहास में खो जाना हमेशा एक आनंद है। बिल्कुल सही है विलियम। हालांकि हम आपके नियमित मेजबान एंजो नहीं हैं, लेकिन हम आपको वही जोश और ऊर्जा प्रदान करने का वादा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे गुरुवार के सुबह के विशेष एपिसोड हमें गियर बदलने और आपको यादों की यात्रा पर ले जाने का मौका देते हैं। वास्तव में हम वर्तमान से एक पिट स्टॉप लेते हैं और इस महान खेल को आकार देने वाले अद्वितीय क्षणों की खोज करते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, हम शुरू होने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आप हमारी सामग्री का आनंद ले रहे हैं तो कृपया उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सूचनाएं सक्रिय करें और हमें एक टिप्पणी छोड़ें। हमें आपसे सुनने में खुशी होती है।
और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। ये F1 के लिए जज्बा को चलते रहने में मदद करता है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस सुंदर विषय पर आपके साथ यह रोचक चर्चाएं लाने की सुनिश्चितता करता है। बहुत अच्छी बात कही विलियम। और चलिए, चाहे रॉड्रिगेज भाइयों के बारे में और उनके मेक्सिको और फॉर्मूला 1 के विश्व पर प्रभाव के बारे में और जानना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए जुड़े रहिए। ये दो भाइयों की अद्भुत क्षमता, जुनून, विजय और दुख की कहानी है। एक ट्रैक पर दौड़ जिसे अविनाशी आत्मा ने सजाया है, दो भाइयों के लिए। यह एक साहस और सहनशीलता की कहानी है, एक कहानी जो आज भी मोटर स्पोर्ट को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। यह एक रोमांचकारी सफर होगा क्योंकि यहां F1 के लिए जज्बा पर फुल थ्रॉटल होगा। तो हमारा आज का ध्यान ऑटोड्रोमो हर्मानोस रॉड्रिगेज, मेक्सिको के दो महान व्यक्तियों रॉड्रिगेज भाइयों के प्रतीक है। यह एक सम्मान है जो उनके खेल में योगदान के योग्य है। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल। उनका फॉर्मूला 1 पर पड़े प्रभाव अद्भुत था और यह उचित है कि मेक्सिको का सबसे अच्छा सर्किट उनके नाम पर है। मेक्सिको सिटी में जन्मे इन भाइयों के पास सिर्फ भाईचारे ही नहीं था, बल्कि घनिष्ठ मित्र भी थे। कहते हैं कि पेड्रो ने रिकार्डो में एक अद्वितीय प्रतिभा की ज्योति देखी। यह उनके साझा बंधन का प्रमाण है। रिकार्डो ने निराश नहीं किया, क्या वह नहीं? जाने जाते हैं जैसे एल चामाको यानी बच्चा। वह कई प्रतिभाओं के साथ एक महानायक थे। रेसिंग से स्कीइंग तक उनकी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। बिल्कुल। 13 साल की आयु में एक महान मोटरसाइकिल रेसर और 15 साल की उम्र में एक अनुभवी रेस कार ड्राइवर। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने रेसिंग के लिए जन्म लिया हो। और हालांकि कई लोग पेड्रो के दुखद छोटे भाई के रूप में उन्हें याद करते हैं, जिन्होंने स्वयं 2 ग्रैंड प्री जीती, महत्वपूर्ण है कि पेड्रो की यात्रा भी आसान नहीं थी। तुम सही कह रहे हो। पेड्रो ने शुरुआती वर्षों में रिकार्डो की छाया में जीता है, लेकिन वह अपने आप में एक महानायक बने, खासकर स्पोर्ट्स कार में। उनकी वर्षा में प्रतिभा असाधारण थी। सचमुच, दो भाइयों की कहानी, उनकी गति के प्रति उनका जुनून और खेल पर उनका सदैव असर। सचमुच ये एक ऐतिहासिक कहानी है। यह एक कहानी है जिसे याद रखने का योग्य है जब हम मेक्सिको सिटी ग्रांड प्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक रेस जो इन दो असाधारण ड्राइवर्स की विरासत को लेकर चलती है। जब हम उनकी यात्रा को दोबारा देखते हैं, हमें याद आता है कि रॉड्रिगेज भाइयों की आत्मा फॉर्मूला 1 के दिल में अब भी जीवित है। एक श्रद्धांजलि, एक विरासत, उनकी अड़चनीपूर्ण आत्मा का प्रमाण। तो ये भाई बड़े थे ना। राष्ट्रपति लोपेज माटेओस के साथ घुटने मिलाने का मौका मिला। सब कुछ उनके पिता डॉन पेड्रो के कारण। सही संपर्कों की बात करो। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी प्रतिभा ने बहुत कुछ कह दिया। हाँ, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। उन्हें नाम बनाने के लिए ट्रैक पर प्रभाव डालना पड़ा। और रिकार्डो, उन्होंने सिर्फ अपने देशवासियों को ही नहीं प्रभावित किया, बल्कि लुइजी चिनेट्टी, अमेरिकी फेरारी आयातकारी को भी। बिल्कुल सही। वास्तव में उनकी उम्र 39 के बाद ही उन्होंने एक नॉर्थ अमेरिकन रेसिंग टीम फेरारी को रेस कराना शुरू कर दिया था और ले मांस में दूसरे स्थान पर खत्म होने तक पहुंच गए थे। ऐसा कुछ रोज रोज नहीं देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है आजकल के अधिकांश 39 साल के लोग अपनी ड्राइविंग परीक्षा पास करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं समय में रिकार्डो फेरारी के लिए रेस जीत रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वास्तव में एक बहुत अधिक अंतर, क्या आप कहेंगे? लेकिन यही बात इस कहानी को इतना आकर्षक बनाती है। बिल्कुल सही। और हमें 1962 में ले मांस रेस को भी भूल नहीं जाना चाहिए। हमारे भाइयों ने चिनेटी की कार में बहुत शानदार ड्राइव की थी। उनकी रेसिंग की कहानी में एक अद्भुत अध्याय था। वास्तव में ये भैया सचमुच जीवन से भी बड़े थे। दिन भर रेसिंग सर्किट में और रात में राष्ट्रपतियों के साथ मिलकर घूमना। अगर ये तेजी से जीने का तरीका नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या है। हा हा हा, मेरे दोस्त, मैं और अधिक सहमत हो नहीं सकता।
काश हम सभी ऐसे रोमांचक जीवन जी सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ही रोमांचक है, मुझे लगता है। लेकिन यही वजह है कि उन्होंने आज के दिनों में जो प्रसिद्धि प्राप्त की है। हम यह न भूलें कि ये भैयाओं सिर्फ जोखिम उठाने वाले ही नहीं थे, बल्कि अपने आप में नवाचारकारी भी थे। क्या आप याद करते हैं वह लेमा रेस, जहां वे अंधेरे में भी बिना रुके गाड़ी चला रहे थे? हाँ, बिल्कुल सही। वे वेटरन्स को पकड़े रखने के लिए पक्के 15 घंटे तक गाड़ी चलाए रखे थे ना। वाकई में। दुर्भाग्य से उनकी रेस कार का ट्रांसमिशन 97वें 4वें दौर के बाद ही टूट गया, लेकिन फिर भी कितना प्रयास किया था। बिल्कुल, यह पूरी दृढ़ता और सहनशीलता का प्रदर्शन था। यह उनकी रेसिंग शैली का एक पहचान बन गया। और फॉर्मूला 1 में रिकार्डो अक्सर विश्व चैंपियन चुनावी फील हिल के समान तेज थे। उन्होंने न्यूरबर्गरिंग के चारों ओर उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और 6ठे स्थान पर समाप्त हुए। वास्तव में एक अद्भुत प्रतिभा। और फेरारी की अनुपस्थिति के बावजूद मेक्सिको सिटी में आयोजित पहले गैर चैंपियनशिप F1 रेस में रिकार्डो ने अपने देशवासियों के सामने रेस खेलने से कभी इनकार नहीं किया। रॉब वॉकर की लोटस 24 क्लाइमेक्स की व्हील पकड़ते हुए कम से कम कितना अद्वितीय व्यक्तित्व है। ये खेल के प्रति उसके जुनून की सच्ची प्रमाणित है। रॉब वॉकर खुद चिंतित थे कि इतने युवा लड़के पर बहुत बड़ी दबाव है। दोस्त, दबाव की बात करते हैं। क्या आपने उस कॉल के बारे में सुना है जिसे रॉब ने रेस के सुबह रिकार्डो को की थी? हाँ बिल्कुल, एक सरल कार्य था, लेकिन यह दिखाता है कि इस युवा व्यक्ति के प्रति कितनी प्रशंसा और चिंता थी। हाँ, जब आप एक उभरते हुए सितारे होते हैं तो ऐसी ही ध्यान मिलता है ना। हाँ हाँ हाँ, सचमुच। लेकिन यह न भूलें, हर कोई रोड्रिगेज भाइयों की तरह इस प्रकार के ध्यान को गरिमापूर्वक और संयम से संभाल सकता है। दुखद तौर पर कहानी यहां से दिल को छूने वाली मोड़ पर जाती है। रिकार्डो लोटस 20 के साथ उत्साहित हो गया था। प्रैक्टिस में सबसे तेज था जब जॉन सर्टीज ने उसे पीछे छोड़ दिया। स्थानीय मान संभालने की इच्छा रखते हुए उसने कॉकपिट में वापस चढ़ लिया। हाँ, एक ऐसा निर्णय जो घातक साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रसिद्ध 180 डिग्री पेराल्टाडा कॉर्नर के सबसे खड़ेदार हिस्से पर नियंत्रण खो दिया। दुर्भाग्य से उन्होंने बैरियर को सीधे मुकाबला किया और कार से बाहर उछाल दिया गया। घायल घाव भयंकर थे। इससे कई साल बाद फ्रांसुआ सेवेट को भी अद्भुत रूप से मुंह तोड़ घायल होना पड़ा। वास्तव में यह एक भयानक हानि थी। दुर्घटना का कारण क्या हो सकता था, इसके बारे में सिद्धांतों की चरमराई हो रही थी। कुछ लोगों ने एक टूटी हुई सस्पेंशन के घटक का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने सोचा कि सीमा पर कठिन हैंडलिंग ने उसे फंसा दिया हो सकता है। चाहे जैसा भी हो, परिणाम एक जैसा ही था। यह प्रतिभाशाली 20 साल का युवा चला गया और उसकी मौत ने मैक्सिकन समाज को हर स्तर पर छू लिया। ऐसी हानि को समझना कठिन है, खासकर जब हम उसके करियर में उसके द्वारा कितनी अधिक उपलब्धियां हो सकती थीं, इसके बारे में सोचते हैं। हाँ, ये सच है। यह आपको मूल तक हिला देता है। जैसा कि जो रामिरेज ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया, ऐसा लगता था कि उनका संपूर्ण दुनिया समाप्त हो गया है। यह भावना बहुत से लोगों द्वारा साझा की गई है, मुझे यकीन है। इस खेल की कठोर वास्तविकता इसी में छिपी हुई है, क्या नहीं? चमक और उत्साह के बीच एक खतरे की लहर है जो तुरंत जीवन ले सकती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है कि इन ड्राइवर्स के लिए हर बार जब वे स्टीयर के पीछे बैठते हैं, तब उन्हें कितना खतरा उठाना पड़ता है। ये एक संयमपूर्ण विचार है जो रेस के उत्साह और रोमांच के ऊपर एक लंबी छाया डालता है। रिकार्डो की दुखद मौत के बाद प्रसिद्ध मैकेनिक और टीम समन्वयक जो रामिरेज बहुत त्रासित थे। उन्होंने कहा कि उन्हें 2 दिनों तक बीमारी थी, कंपाते हुए और हिलते हुए कुछ करने की इच्छा नहीं थी। बहुत समझने योग्य है। रिकार्डो एक करिश्माई व्यक्तित्व थे जिनकी हानि गहराई से महसूस हुई, न केवल उनके परिवार द्वारा बल्कि उन रेसिंग सर्किट में उन्हें अपना ही मानने वालों द्वारा भी। हाँ, यह एक संयमपूर्ण चेतावनी है कि रेसिंग समुदाय कितना घनिष्ठ है। रामिरेज ने कहा था कि रिकार्डो को एक दिन विश्व चैंपियनशिप जीतनी चाहिए थी और उसे मेक्सिको लाकर आनी चाहिए थी, जैसा कि उनका सपना था। एक सपना
जो दुखद रूप से अपूर्ण रह गया। लेकिन उनके भाई पेड्रो ने रेसिंग की विरासत को जीवित रखने का प्रयास किया। हालांकि शुरू में उन्हें खेल में जारी रखने के बारे में अनिश्चितता थी। बिल्कुल सही। वह कभी कभी लॉटस में स्टैंड इन के रूप में ग्रैंड प्री ड्राइव करते थे, लेकिन यह तब तक नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने 1967 में कूपर से जुड़ने तक हमें रॉड्रिगेज रेसिंग स्पिरिट के फिर से उदय को नहीं देखा। वास्तव में उन्होंने साउथ अफ्रीकी ग्रैंड प्री में पहली बार ही जीत हासिल की। थोड़ी सी भाग्यशाली परिस्थिति थी, लेकिन जीत तो जीत ही थी। इसके द्वारा उन्होंने अपनी रेसर के रूप में क्षमताओं के बारे में एक मजबूत बयान दिया। और हमें याद रखना चाहिए कि उन्होंने जोचेन रिंट टीम नेता को सीजन के बाकी समय के लिए कठिनाई से गुजारा। वे अपने भाई की तुलना में अंतर्विरामी हो सकते थे, लेकिन ट्रैक पर वे उत्साही और प्रतिस्पर्धी थे। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी दुख को अपनी रेसिंग में रूपांतरित किया, अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाते हुए। यह उनकी शक्ति और संकल्प की प्रमाणित है, जो इस उच्च स्टेक स्पोर्ट में निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। बस एक छोटा संकेत के रूप में, आज हम जो कुछ चर्चा कर रहे हैं वह फॉर्मूला 1 वेबसाइट पर पढ़ी गई एक लेख से है। इसे डेविड ट्रेमेने ने लिखा था और यह 29 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुआ था। डेविड ट्रेमेने फॉर्मूला 1 संघ के भीतर एक मान्य लेखक हैं। उनके लेखों की गहराई और सटीकता के लिए उन्हें जाना जाता है। ये निश्चित रूप से हमारी चर्चाओं में संदर्भ के लिए एक विश्वसनीय स्रोत है। हाँ, हमारी जानकारी को सत्यापित करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब हम इस खेल के ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन में खुद को डुबकी लगा रहे होते हैं। ठीक है, चलिए वापस ट्रैक पर आते हैं। कुछ समय बाद पेड्रो की रेसिंग में समर्पण वास्तव में दिखने लगा। मार्च 1968 में ब्रांड्स हैच में उन्होंने अपनी BRM P123 को ग्रिड के पीछे से दूसरे स्थान पर लाने के लिए एक प्रभावशाली कमबैक किया। ये वास्तव में एक बहुत ही शानदार ड्राइव थी। उस कौशल से भरी उसकी प्रदर्शन कला उस मौसम में शानदार थी। कम शक्तिशाली BRM के बावजूद उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को एक कठिन चुनौती दी। उन्होंने सिल्वरस्टोन में इंटरनेशनल ट्रॉफी रेस और स्पेनिश ग्रां प्री में पहले स्थान पर चलाया, लेकिन तेल पर टकराने के कारण दुर्घटना हो गई। हाँ, उसने जोशीली लड़ाई जारी रखी। तोड़े हुए फ्रंट एंटी रोल बार के बावजूद स्पा में दूसरे स्थान पर आया और जंडवोट में बारिश में तीसरे स्थान को सुरक्षित किया। उसका खेल के प्रति समर्पण निराला था, इससे कुछ कम नहीं। वास्तव में वह रुएन में बारिश में एक लैप का नेतृत्व करते हुए थे और गियरबॉक्स खराबी के चलते दूसरे स्थान पर समाप्त होने के लिए थे। पेड्रो एक अत्यंत प्रतिभाशाली रेसर थे, जिनकी क्षमता कभी-कभी उनके उपकरण में प्रतिबिंबित नहीं होती थी। अरे वाह, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि फॉर्मूला 1 की दुनिया कितनी बेदर्द होती है ना। इतनी संघर्षशीलता, इतनी दृढ़ता, यह बिल्कुल रोचक है। तो क्या आप सभी क्या सोचते हैं मेरे प्यारे दर्शकों? यह आश्चर्यजनक है ना। इन ड्राइवर्स के सामरिक परीक्षणों के बारे में सोचना, यह आपको नई रोशनी में खेल की महत्ता को समझने के लिए मजबूर करता है। क्या आप सहमत हैं? अपने विचार साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। याद रखें, यह एक बातचीत है और हमें आपसे सुनने का बहुत इच्छा है। अब चलिए हमारी यात्रा जारी रखते हैं। तुम जानते हो, बारिश में बाइक चलाने के बारे में ये चैट मुझे उस वक्त की याद दिला रही है जब मैं एक बारिश में बाइसिकल चलाने की कोशिश की थी। मैं एक झाड़ू में फंस गया और एक गीला सूअर की तरह दिखाई दिया। ये काफी साहसिक अनुभव था, मैं तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, ये तो काफी अलग थलग हो गया। हमने पेड्रो रोड्रिगेज के प्रभावशाली रेसिंग करियर की चर्चा से तुम्हारे बाइसिकल दुर्घटनाओं तक पहुंच गए। ओह, माफ करना, मैं थोड़ा बहुत उत्तेजित हो गया था। चलो फिर से फॉर्मूला 1 की अद्वितीय दुनिया और इन ड्राइवर्स द्वारा प्रदर्शित निर्भीकता की चर्चा करते हैं। यह सचमुच अविश्वसनीय है ना। पेड्रो का करियर आगे भी प्रभावशाली रहा। वह मुश्किल हालात में अपनी जगह बनाए रखते थे। न्यूरबर्गरिंग में बारिश और कोहरे में छठे स्थान पर पहुंचे, कनाडा में तीसरे स्थान पर, मेक्सिको में चौथे स्थान पर। यह सिर्फ अपनी जगह बनाए रखने के बारे में ही नहीं था, ठीक है। उसी साल पेड्रो ने प्रतिष्ठित ले मांस में एक विजय हासिल की,
जॉन वायर के JW ऑटोमोटिव फोर्ड GT40 को चलाते हुए। एक अनुभवी पेशेवर के रूप में उसे अंततः वह सम्मान और पहचान मिल रही थी जिसका वह हकदार था। वास्तव में 1959 में BRM बॉस लुइस स्टैनली द्वारा बाहर निकाल दिए जाने की हलचल ने उसकी उत्साह को कम नहीं किया। 1970 में पुनर्जीवित बोर्न टीम के साथ वह मजबूती से वापसी करते हैं। और यह कैसी वापसी थी? उन्होंने बेल्जियम ग्रां प्री में स्पा में क्रिस एमन के मार्च के दबाव के बावजूद जीत हासिल की। हाँ, कई विशेषज्ञों ने अंततः उनकी परिपक्वता को एक विश्व स्तरीय ड्राइवर मान्य किया। उनकी गल्फ पोर्श 917 में ड्राइव ब्रांड्स हैच 1000 किलोमीटर में भयानक हालात में विशेष रूप से उभरती हुई प्रदर्शन थी। बारिश सचमुच पेड्रो का क्षेत्र था, ठीक है ना? वह ड्राइव संभवतः सभी समय के सबसे बड़े वेट वेदर प्रदर्शन माना जा सकता है। एक काले झंडे और कोर्स के क्लर्क से एक व्याख्यान के कारण देरी होने के बावजूद उन्होंने कमजोर नहीं पड़ा। वह सिर्फ आगे देखते रहे जब तक यह समाप्त नहीं हो गया, फिर एक चक्के के साथ वापस रेस में वापस आ गए। वास्तव में अद्भुत। क्या आपको लगता है पेड्रो रॉड्रिगेज के बारे में बात करते समय पोर्श 917 के उनके महारथी नियंत्रण के बिना नहीं किया जा सकता? उनकी कौशल साधना इतनी थी कि वे इस शक्तिशाली मशीन को एक साधारण खिलौने की तरह मार्ग निर्देशित कर सकते थे। वास्तव में उनकी कलाकृति अद्वितीय थी। जबकि दूसरे लोग संघर्ष कर सकते थे, पेड्रो एक सुसंगत ओवरस्टीयर आर्क में गल्फ कार को 100 अस्थायी ड्रूइड्स राइट हैंडर के माध्यम से ग्लाइड करते थे। यह वास्तव में शुद्ध कला थी। विक एल्फोर्ड की ड्राइविंग की तुलना में पेड्रो ने उसे 5 चक्कों से भी आगे निकाल दिया। ऐसा था जैसे वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली कारों में से एक को बर्फीले मैदान पर चला रहा हो। कहा जाता था कि पेड्रो और 917 एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। और निश्चित रूप से पेड्रो से बेहतर कोई नहीं चला सकता था पोर्श 907 के। उनकी व्हील के पीछे कौशल का सबूत उनकी 1970 में ब्रांड्स हैच में जीत थी। जॉन वायर, जो बिना किसी बकवास के टीम नेता थे, पेड्रो की क्षमताओं के बारे में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने माना कि पेड्रो उस समय के सबसे बड़े ड्राइवर थे। वायर के टीम प्रबंधक डेविड यॉर्क उन्हें सबसे बुद्धिमान ड्राइवरों में से एक के रूप में मानते थे। उन्होंने देखा कि पेड्रो एक स्थिति का विश्लेषण कर सकते थे जब तक वह विकसित नहीं हो जाती। क्रिस एमन, एक सह ड्राइवर, बरसात में पेड्रो की क्षमताओं की प्रशंसा करते थे। उन्होंने पेड्रो की ड्राइविंग को हाथ की जादू के समान बताया और यह दर्ज किया कि पेड्रो कभी भी गलती नहीं करते थे। वास्तव में वह खूबसूरती से ड्राइव करते थे। अद्भुत, क्या नहीं? पेड्रो की ड्राइविंग की सटीकता को देखना कुछ अद्भुत था, क्या नहीं? जैसा कि एक सह ड्राइवर ने कहा, अगर सिर्फ दूसरे स्थान पर आने की बात नहीं होती तो यह देखने में खूबसूरत होता। पेड्रो की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में नियंत्रण इतना था कि उनके सहकर्मी मजाक उड़ाते थे, सवाल करते थे कि क्या किसी ने पेड्रो को बताया था कि बारिश हो रही है। उनकी कार को संतुलित करने की क्षमता को BRM टीम प्रबंधक टिम पार्नेल ने बेतुका, पूरी तरह से बेतुका कहा। पेड्रो ने ताकतवर मुकाबले के बावजूद तकनीकी समस्याओं का सामना करते हुए अपनी दृढ़ता दिखाई। एक खराब ईंधन मीटरिंग यूनिट ने उन्हें जांदवूर्थ में 1971 में जैकी एक्स के साथ एक उत्साहजनक टक्कर के बाद दूसरे स्थान पर समझौता करने के लिए मजबूर किया। और बस एक हफ्ते बाद पेड्रो ने ऑस्ट्रिया रिंग 1000 किलोमीटर में कार्रवाई शुरू की, पहले आगे बढ़ते हुए, फिर एक फ्लैट बैटरी के कारण 6 मिनट खो दिए। लेकिन क्या वह उसे रोक सकता था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुकाबला किया, अपने सहकर्मी डिकी एटवुड को सिर्फ 10 दौरों के लिए व्हील सौंपा, फिर वापस आगे बढ़े और लीड दौर में तूफानी ढंग से वापस आए। उन्होंने यह साबित किया कि वह कितना अडियल हो सकते हैं। क्ले रेगाजोनी को दबाव डालकर उनकी फेरारी को टक्कर मारने और अंततः रेस जीतने में सफल हुए। इसे बहुत से लोग, जैसे जॉन वायर, उनकी सबसे बड़ी रेस मानते थे। पत्रकार माइक कॉटन, जो उस दिन दर्शक था, ने याद किया, यह एक अद्भुत ड्राइव थी, 4 और आधे घंटे। क्या आप नहीं कहेंगे कि यह पेड्रो की अदम्यता भरी आत्मा का सच्चा प्रमाण है? पेड्रो को उसकी धीरज के लिए जाना जाता था।
उस थकाऊ 4 और आधे घंटे की ड्राइव के बाद वह बिना पसीने के गाड़ी से उतर गया। ये एक सच्चे पेशेवर की पहचान है। हालांकि पेड्रो ट्रैक पर कठोर थे, वे भी निष्पक्ष थे। उनके बारे में एक रहस्यमय वातावरण था। वे अन्य ड्राइवर्स से अपनी दूरी बनाए रखने को पसंद करते थे। उन्होंने एक बार टिम पार्नेल को कहा, मुझे सचमुच दूसरे ड्राइवर्स को ज्यादा नहीं जानना पसंद है, या फिर उन्हें मुझे बहुत अच्छी तरह से जानने का ज्ञान हो और शायद यह जाने कि मैं किस तरह सोचता हूं और प्रतिक्रिया करता हूं। क्या यह थोड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध नहीं था? संभवतः, लेकिन यह वह चीज है जो मेरी माँ कभी कहती थी, कभी भी अपने सभी कार्ड न दिखाएं, अपने बारे में थोड़ा रहस्य बनाए रखें। यह एक रोचक दृष्टिकोण है। पेड्रो हमेशा एक अवसर को पकड़ने के लिए तत्पर रहते थे। जब BRM की P167 कैन-एम कार टेस्टिंग में अपनी शेवरोलेट टूट गई तो उन्होंने त्वरित रूप से नॉरिसरिंग में एक इंटर सीरीज स्पोर्ट्स कार रेस में ड्राइव करने का निर्णय लिया। परेशानी के मुख में भी उन्होंने रेस का नेतृत्व किया, जब तक एक दुखद हादसा ने उनकी जान ले ली। यह बहुत ही दुखद हानि है। ट्रैक के पार पेड्रो एक शानदार आदमी थे, जिन्हें उनकी बेंटली, उनकी डियर स्टॉकर हैट और उनकी हमेशा साथ रखी जाने वाली टबास्को सॉस की बोतल के लिए जाना जाता था। उनके मैकेनिक और टीम के लिए वे एक निडर छोटे देवता थे। पेड्रो की विरासत दशकों तक गूंज रही है, जिसने असंख्य चाहने वालों को प्रेरित किया है। वास्तव में कई लोगों के लिए एक निश्चित युवा प्रशंसक सहित पेड्रो उनके पहले रेसिंग ड्राइवर हीरो थे। उनका कहानी 11 जुलाई 1971 को एक ऐसे दिन की निशानी थी जब रेसिंग में एक प्रकाश बुझ गया। उनकी याद अभी भी चमकती है, हमें सभी को एक असाधारण आदमी और एक असाधारण प्रतिभा की याद दिलाते हुए। उनकी विरासत फॉर्मूला 1 इतिहास के पृष्ठभूमि में जीवित रहेगी, क्या नहीं? बिल्कुल। उनकी कौशल, दृढ़ता और आत्मा आगे भावी पीढ़ी के रेसर्स और प्रशंसकों को प्रेरित करती रहेगी। पेड्रो रोड्रिगेज एक नाम जो रेसिंग की दुनिया में अद्वितीयता और निडरता के साथ सदैव जुड़ा रहेगा। आज हमारे साथ F1 के लिए जज्बा पर शामिल होने के लिए धन्यवाद, जहां हमने पेड्रो रोड्रिगेज के प्रकाश और अंधकार की खोज की, जो फॉर्मूला 1 के सच्चे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। हमें आशा है कि आपने भी हमारे तरह बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपने इस एपिसोड का आनंद लिया हो तो सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है और अपने साथी फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ इस एपिसोड को साझा करना न भूलें। यदि आपके पास पेड्रो के बारे में कोई विचार या यादें हैं तो हमें नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। और उन लोगों के लिए जो एक अच्छा सस्पेंस पसंद करते हैं, मैं आपको वादा करता हूं, हमारे पास कुछ बहुत ही रोमांचकारी चीज है। आपको हमारे अगले एपिसोड को छोड़ना नहीं चाहिए। और हे, एंजो को शाउट आउट, हम जानते हैं कि आप इसे प्यार करेंगे। आपके साथ ये पल साझा करना हमेशा खुशी की बात होती है। हम पहले से ही हमारे अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन तब तक याद रखें, विलियम टर्नर और जॉर्ज, धीमे धीमे चलना, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखना हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।